आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रोहिताश दुबे जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर वर्मा जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर तोमर जी, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर श्रोत्री जी, इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने और आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित प्रोफेसर अनुपम शर्मा और उनकी टीम, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिल पुरा, राजनीति विज्ञान विभाग, विश्वविद्यालय की प्रथम महिला सहित संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार, जो यहाँ बाहर से पधारे हैं, प्रोफेसर राजकुमार जी, डॉक्टर किशन यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती यादव जी, और जो आगत अतिथि हैं, प्रतिभागी हैं और सर्वाधिक प्रिय विद्यार्थियों, मां नर्मदा को नमन, रेवाखंड को नमन, और हमारे अच्छे आदमी यहाँ बैठे हैं सोनवाल जी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यह संगोष्ठी आयोजित है और अभी तक आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें सुनी। कुछ चीज़ें मैं आरंभ नहीं कर दूँ, सूत्र में बता दूंगा आपको। हमारे जो जितने तीन प्रमुख वक्ता हैं, आचार्य के लिए तो न्यूनतम समय 45 मिनट होता है, लेकिन इन लोगों ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करके कम समय में अपनी बात रखी, लेकिन सब कुछ कहा, अच्छा लगा। मैं दुबे जी से ही शुरू करता हूँ। इन्होंने श्रुति और स्मृति परंपरा के उल्लेख के साथ अपनी बात रखी और विशेष करके हम लोगों को ईशावास्योपनिषद का बोध कराया। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याद् जगत् तेन त्यक्तेन मुंजीथा मां गृधः कस्वित् धनम्। हिंदुस्तान की प्रगति और प्रतिष्ठा दोनों का आधार त्यागपूर्ण भोग है और संतोष है, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है। दुबे जी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। एक उदाहरण मैं इनके संदर्भ में, एक बार मैं B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही व्याख्यान हो रहा था, तो थोड़ा स्मरण मैं करूँ। वहाँ भारत की सामर्थ्य और चीन की चुनौती विषय पर परिचर्चा थी, और मैंने सामर्थ्य के बारे में वहाँ बताया। हमने कहा चीन हमारे लिए चुनौती नहीं। उस समय एक युवा शिक्षक ने प्रश्न किया था, सारे विद्यार्थियों के अंदर ऐसे प्रश्न आने चाहिए कि चीन ने तो हमारी सीमा तक सड़क बना ली है और आप हिंदुस्तान को ज्यादा समर्थ बता रहे हैं। हमने एक उत्तर दिया था जिसे आज तक के लोग कोट करते हैं कि सड़कें केवल आने के लिए नहीं बनती हैं, वो जाने के लिए भी बनती हैं। तो सीमा तक चीन सड़क हमारे लिए बनवा रहा है, हमारी फौज उस सड़क से आगे जाएगी। अब हम लोगों ने बहुत अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। वस्तुतः जहाँ से वर्मा जी ने शुरू किया और तोमर साहब से होते हुए दुबे जी तक इस देश में संवैधानिक यात्रा का जो श्री गणेश हुआ, हमारे लिए जो अवसर है वो वही है। हमारी राजनीतिक स्थिरता और गतिशीलता, हमारी संवैधानिक व्यवस्था, हमारी जनसंख्या अब लगभग 138 करोड़ जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या। ये हमारी ताकत है, हमारे लिए अवसर है। हमारा परिवेश हमारे लिए अवसर है। तीन तरफ से समुद्र हमारा सहयोग करता है, हिमालय हमारा सहयोग करता है, हमारा परिवेश भी हमें अवसर देता है, और सबसे बड़ा सहयोग हमारी मेधा का, हमारी चिंतन शक्ति का है। ये सब हमारे लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसलिए जब संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसका श्री गणेश भी राम से ही होता है। राम गति है, गमन पथ है और गंतव्य है। राम ध्येय भी है, ध्यान भी है, ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। राम पथ भी है और पाथेय भी है। इसलिए जब हिंदुस्तान के बारे में हम विचार करते हैं तो हमेशा राम राज्य के बारे में विचार करते हैं, जहाँ सभी के लिए अवसर हो, सभी के लिए सुविधा हो, सभी की पहचान हो और सभी के लिए सम्मान हो। यह नया भारत इसी के लिए प्रयास कर रहा है। हम नए भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी को कोरोना काल में आप लोगों ने सुना होगा कि हमें आपदा को अवसर में बदलना है।
अभाव को अनुसंधान के लिए तैयार करना है, आवश्यकता को अवलंब बना लेना है आधारभूत संरचना के माध्यम से। ये नया भारत जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं। विशेषताओं पर, चुनौतियों पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, उसके बारे में नहीं कुछ कहना नहीं। दो एक पक्ष हैं जिस पर आप लोग आगे शायद चर्चा करेंगे। दुबे जी और तोमर साहब, वर्मा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अगले सत्रों में सुनेंगे। हम लोगों की व्यस्तता के कारण थोड़ा इन लोगों ने संक्षेप कर दिया। हम लोगों ने अभी अमृत महोत्सव मनाया है और हमारे उन नायकों को हमने ध्यान किया है जिनके कारण हम स्वतंत्र देश के सम्मानित नागरिक हैं। ज्ञात नायकों के साथ ही उन अनाम नायकों का भी हमने ध्यान किया है जिनके कारण आज हम मुक्त परिवेश में समुन्नत भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए अब हम भगवान बिरसा मुंडा का भी ध्यान करते हैं, तिलका मांझी का भी ध्यान करते हैं, ऐसे सभी नायकों का ध्यान करते हैं जिन्होंने हमारे लिए उत्सर्ग किया। अवसर है हम उन नायकों का भी स्मरण करें जिनके चलते हम वैश्विक स्तर पर स्वयं नायक बनने जा रहे हैं। जो हमारी शिक्षा नीति का ध्येय, इसकी आत्मा भारतीय स्वरूप वैश्विक है और हमें अपने हर विद्यार्थी को वैश्विक नागरिक बनाना है, इसलिए हम उनका ध्यान करते हैं। यह आज आवश्यकता भी है। अमृत काल में हमने उन सभी मूल्यों का ध्यान किया जिसे एक जीवंत राष्ट्र हमेशा याद रखता है। भारत एक जीवंत राष्ट्र है, इसलिए हमें अपने इतिहास के गौरव अध्यायों का ध्यान करना चाहिए। हमें अपने संस्कृति के प्रवाह का ध्यान करना चाहिए और हमें अपनी परंपरा में निहित जीवन मूल्यों का ध्यान करना चाहिए, जिसके बारे में आप लोगों ने संकेत किया। एक जीवंत राष्ट्र की यही विशेषता है और इसीलिए राष्ट्र जीवंत भी होते हैं और यह जीवंतता ही वैयक्तिक, सामाजिक, सामूहिक उन्नति का आधार बनती है। एक राष्ट्र के रूप में हम अब ऐसा ही कर रहे हैं। कुछ चुनौतियां हैं जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ध्यान दिया, कुछ विषय हैं जिसमें हमने बहुत ज्यादा प्रगति की, जैसे कनेक्टिविटी है, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज। हम हर तरह से धरातल पर भी, सागर तल पर भी और व्योम तल पर भी, और अदृश्य माध्यमों से जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा समीप हैं। इस पर हमने ध्यान दिया। जो चुनौतियां शेष हैं, खाद्यान्न की चर्चा हुई, राजनीतिक स्थिरता, गतिशीलता, विकास, सबकी चर्चा की। अभी कुछ संकट से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे, ऊर्जा के क्षेत्र में अभी हमें बहुत काम करना है। अभी चुनौती है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर राष्ट्र होता है जहां आय और आजीविका की बहुलता, अधिकता होती है। अब हम उस दिशा में बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी ऊर्जा के क्षेत्र में हमें बहुत काम करना है। कुछ सुरक्षाएं आवश्यक हैं जिसमें ऊर्जा की सुरक्षा और सामरिक सुरक्षा। सामरिक क्षेत्र में भी हम बहुत आगे हैं। आप लोगों ने चर्चा में सुना है कि पहले हम केवल आयात करते थे सुरक्षा संसाधनों का, अब हम निर्यात करते हैं। दुनिया की अचूक मिसाइलें हमारे पास, टैंक दुनिया का सर्वोत्तम अब हमारे पास, सागर तल पर मजबूती से बढ़ने का साधन हमारे पास, तेजस हमारे पास, आकाश और अग्नि हमारे पास, जिसका ध्यान हम पंच तत्वों में करते हैं। सब कुछ हमारे पास। जरूरत है प्रदूषण से बचने की, चाहे पर्यावरण का हो अथवा विचार का हो। एक चुनौती है जिससे बचना है। एक चुनौती अभी आतंकवाद है। देश के अंदर तो बहुत कम हो गया है, लेकिन सीमा पार से इसका समूल नष्ट करना है, जिसके लिए हमने वह सामर्थ्य अर्जित कर ली है। चाहे एयर स्ट्राइक कर लें या सर्जिकल स्ट्राइक कर लें, हम करते हैं। यह हमारी सामर्थ्य है। गृह नीति हो, अर्थ नीति हो, समाज नीति हो, सब कुछ उत्तम। विदेश नीति एक नए दौर में है जिसे हम मोर डिप्लोमेसी कहते हैं। पहले ही हमारी विदेश नीति नेबर सेंट्रिक हुआ करती थी, अब हमारी विदेश नीति ग्लोबल है।
महाशक्तियों की विदेश नीति ग्लोबल हुआ करते थे और आज की तारीख में सभी महाशक्तियों की विदेश नीति इंडिया सेंट्रिक है। यह हमारी महत्ता है, यह मोर डिप्लोमेसी की देन है और यह डिप्लोमेसी ऊर्जा, सुरक्षा और समृद्धि तीनों के लिए है। इस मोर्चे पर भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चुनौती केवल एक है कि हम राष्ट्रीय हित के मसलों पर सहमति के साथ ही सर्वानुमति बनाने की स्थिति में पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुधा इसका उल्लेख करते हैं कि राष्ट्र हित के मसले राजनीतिक मसले नहीं होते। राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है जिसका अवलंबन हमें करना चाहिए। बहुत सारी स्थितियां हैं देश की। एक चुनौती है गांव, नगर, महानगर, मेट्रो नगर के बीच भेद समाप्त करने का। अब हम उत्पादन के मामले में बहुत आगे हैं, विशेषकर कृषि उत्पादन के मामले में, जिसमें नई तकनीक का समावेश बहुत हुआ। लेकिन उत्पादन के साथ भंडारण और भंडारण के साथ विपणन और विपणन के बाद वितरण, यह व्यवस्थित हो रहा है। यह हमारी एक उपलब्धि है, इसे और भी आगे लेकर के चलना है। वस्तुतः भारत उस समाज की रचना कर रहा है जिसे हम समरस और समावेशी समाज कहते हैं। हर व्यक्ति की व्यवस्था में भागीदारी हो और हर व्यक्ति के पास विकास के साधन, अवसर और उपलब्धियां पहुंच सके, जहां हर व्यक्ति शिक्षित हो, सुविज्ञ हो, हर व्यक्ति समर्थ हो। और ऐसा बनने का रास्ता शिक्षण संस्थानों से होकर निकलता है। आइए हम सभी मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, समर्थ और सशक्त राष्ट्र की रचना में अपना योगदान करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ज्ञान की दुनिया में भारत को महाशक्ति बनाने का, उस सपने को साकार करने का हम अपना योगदान करें उस संकल्प के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।